की गलियों से बह रही थी। कच्चे घर के आंगन में रखा मिट्टी का चूल्हा अभी अभी बुझा था। गीता बच्चों के टिफिन बांध रही थी और मोहन अपनी कुल्हाड़ी को कपड़े से साफ कर रहा था। घर में सादगी थी, लेकिन हर चेहरे पर आने वाले दिन की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मोहन, आज कुछ ज्यादा ही देर हो रही है। सूरज भी सिर पर चढ़ने लगा है। हाँ गीता, आज जंगल थोड़ा दूर वाले हिस्से में जाना है। सोचा था ज्यादा लकड़ी काट लूं, शायद इस महीने पगार ठीक मिल जाए। आप जाइए, बच्चों की चिंता मत कीजिए। मैं अमन और काव्या को स्कूल छोड़ा जाऊंगी। मोहन बच्चों की ओर देखते हुए, अमन, आज मन लगाकर पढ़ना, और काव्या, टीचर जो समझाएं ध्यान से सुनना। बाबा, आज हमारी मैडम फीस के बारे में फिर पूछेंगी। हाँ बाबा, वो रोज पूछती है। मोहन एक पल चुप रहकर मन ही मन, काश आज सेठ धनराज पूरी पगार दे दे। मोहन, मैं एक बात कहूँ? हाँ बोलो गीता, क्या हुआ? बच्चे पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि स्कूल की टीचर फीस मांग रही हैं। फीस? आज सेठ धनराज से बात करूंगा। आप जरूर बात कीजिए। अब घर का खर्च बढ़ गया है। दाल, सब्जी, तेल सब कुछ महंगा हो गया है। मैं जानता हूँ गीता, मेहनत तो पूरी करता हूँ, पर पैसे पूरे नहीं मिलते। मुझे डर लगता है मोहन, कहीं बच्चों की पढ़ाई बीच में न रुक जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे पढ़ेंगे, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। भगवान आपको हिम्मत दे। ठीक है, सावधान रहिएगा। जंगल में आजकल जानवर ज्यादा घूम रहे हैं। तुम चिंता मत करो, आज जंगल से लौटते वक्त मैं कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मोहन घर से निकल पड़ा। पीछे से गीता बच्चों का हाथ पकड़कर स्कूल की ओर बढ़ गई। किसी को नहीं पता था कि आज का दिन मोहन की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। मोहन कंधे पर कुल्हाड़ी रखे गांव की पगडंडी से जंगल की ओर बढ़ चला। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। चलते चलते उसके कदम भारी हो गए थे, लेकिन आंखों में अपने बच्चों का भविष्य साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी अगर पेट भरने को पैसे न मिले तो इंसान जाए भी तो जाए कहाँ? मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर मेरी मेहनत का पूरा फल क्यों नहीं मिलता? कुछ दूर आगे बढ़ने पर मोहन को दूसरे लकड़हारे दिखाई दिए। सब अपने अपने औजार लेकर जंगल में घुस रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अरे मोहन भाई, आज तो बड़े गुमसुम लग रहे हो। क्या बताऊं कालू, बच्चों की फीस का बोझ सिर पर चढ़ा है। हम सब की हालत एक जैसी है भाई। सेठ धनराज हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है। पूरे महीने जान तोड़ मेहनत करो और हाथ में मिलते हैं गिने चुने पैसे। हाँ, लेकिन क्या करें, इसी काम से तो घर चलता है। कभी कभी मन करता है सब छोड़ दूं, पर बच्चों का चेहरा सामने आ जाता है। बातें करते करते सब लोग जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और कुल्हाड़ियों की आवाज गूंजने लगी। चलो भाइयों, जो हमारे हाथ में है वो मेहनत है। भगवान चाहेगा तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है मोहन। इतनी परेशानी में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। उम्मीद छोड़ दी तो जीना ही छोड़ना पड़ेगा। शाम ढल चुकी थी। जंगल में दिन भर लकड़ी काटने के बाद मोहन और बाकी लकड़हारे सेठ धनराज के बड़े से गोदाम के सामने इकट्ठा हो गए। गोदाम के अंदर लकड़ियों के ढेर लगे थे, मगर बाहर खड़े लकड़हारों की जेबें खाली थी। हर किसी की निगाह सेठ धनराज के दफ्तर के दरवाजे पर टिकी थी। भाई मोहन, आज तो पगार मिल ही जानी चाहिए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। हाँ कालू, आज बच्चों की फीस भी भरनी है। भगवान करे सेठ जी आज ईमानदारी दिखाएं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। रेशमी कुर्ता पहने, मोटी सोने की अंगूठी पहने सेठ धनराज बाहर आता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। क्यों भाइयों, सब इकट्ठा क्यों हो गए? सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी पगार चाहिए। पगार? अरे अभी कहाँ से दूं? लकड़ी तो अभी बिकी ही नहीं। सेठ जी, 2 दिन से घर में अनाज तक नहीं है। मैंने कहा ना, 1-2 दिन और रुक जाओ। लकड़हारों के चेहरे उतर गए। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी मोहन आगे बढ़ा। सेठ जी, हम पूरे महीने मेहनत करते हैं, समय पर पगार मिल जाए
तो घर चलाने में आसानी हो। ज्यादा समझदार मत बनो मोहन, काम चाहिए तो चुपचाप काम करो। मैं झगड़ा नहीं कर रहा सेठ जी, बस अपनी मेहनत की मजदूरी मांग रहा हूँ। 2 दिन बाद फिर से वही लोग गोदाम पहुंचे। इस बार सेठ धनराज ने पैसे तो दिए लेकिन अधूरे। कालू, ये लो तुम्हारे 1800 रुपए। सेठ जी, मेरे तो 2500 बनते थे। तू बीच बीच में आराम करता है, उसी का पैसा काटा है। मोहन, ये लो तुम्हारे 2000। सेठ जी, मेरी पूरी पगार 3000 थी। बाजार में लकड़ी के दाम गिर गए हैं, इतने ही मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। मोहन का दिल भर आया, लेकिन उसके सामने बच्चों का चेहरा घूम गया। वो चुपचाप पैसे लेकर पीछे हट गया। ये सरासर बेईमानी है। छोड़ो भीमा, आज नहीं तो कल भगवान जरूर इंसाफ करेगा। लकड़हारे भारी मन से वहां से लौट पड़े। मोहन के कदम घर की ओर थे, लेकिन उसका मन किसी और ही रास्ते की तलाश में भटक रहा था। शाम का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर छा गया था। मोहन थके कदमों से घर पहुंचा। कुल्हाड़ी उसके कंधे से लटक रही थी और आंखों में थकान से ज्यादा बेबस दर्द था। घर के अंदर एक छोटी सी दिया टिमटिमा रही थी। गीता दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे किसी अच्छे जवाब की उम्मीद कर रही हो। आ गए आप? बताइए, इस बार कितनी पगार मिली? सिर्फ 2000 रुपए। 2000? आपने तो कहा था पूरे 3000 बनते हैं। सेठ धनराज ने फिर बहाना बना दिया। कहता है लकड़ी सस्ती हो गई है। गीता चुपचाप जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोना दबा लिया। मोहन, कल स्कूल से नोटिस आया है। अगर कल तक फीस नहीं दी तो बच्चों को क्लास में नहीं बैठने देंगे। क्या? बाबा, मैडम ने सबके सामने कहा था। बाबा, क्या मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी? मोहन का कलेजा कांप उठा। उसने बच्चों को अपने पास बिठा लिया। नहीं बेटी, तुम जरूर जाओगी। फीस में ही 1200 चले जाएंगे, बाकी पैसों से घर कैसे चलेगा? पहले बच्चों की पढ़ाई, भूखे रह लेंगे, पर बच्चों का भविष्य नहीं रुकेगा। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दिए की लौ हिल रही थी। आपने सेठ धनराज से ठीक से क्यों नहीं कहा? कहा था गीता, पर वो सुनता ही नहीं। तो फिर हम कब तक यूं ही सहते रहेंगे? मोहन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, बल्कि एक फैसला था। बस बहुत हुआ, अब मैं सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रहूंगा। आप क्या करने वाले हैं? कल से काम के बाद दूसरा काम ढूंढूंगा। कुछ भी कर लूंगा, पर बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। भगवान आपका साथ दे। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। आसमान की ओर देखते हुए वो एक नई राह के बारे में सोच रहा था। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसकी परीक्षा का आखिरी सवाल अगले ही दिन पूछने वाली है। अगली सुबह आसमान हल्का सा धुंधला था। मुर्गे की बांग के साथ ही मोहन की आंख खुल गई। घर में सब सो रहे थे, लेकिन उसके मन में लात भर की चिंताएं अब भी जाग रही थी। वो चुपचाप उठा, कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी और खाली हाथ काम की तलाश में निकल पड़ा। आज कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा। अगर एक जगह नहीं तो दूसरी जगह सही। मोहन सबसे पहले गांव की किराने की दुकान पर पहुंचा। काका, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। काम तो है बेटा, लेकिन देने के लिए पैसे नहीं है। मंदी का जमाना है। कोई बात नहीं काका। फिर वो लोहार की दुकान पर गया। अगर लकड़ी काटने या सामान उठाने का काम हो तो मैं कर लूंगा। काम तो है, पर रोज का नहीं, और मजदूरी भी कम है। कम भी चलेगा, बस मेहनत का मौका मिल जाए। आज नहीं बेटा, फिर कभी आना। मोहन एक एक करके हर दुकान, हर घर का दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, अभी काम नहीं है। लगता है आज भगवान भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। दोपहर होने लगी। धूप तेज थी, पैर भारी हो चुके थे। गांव के बाहर खेतों की ओर बढ़ते हुए मोहन ने आखिरी कोशिश की। भैया, खेत में कोई काम हो तो बता दो। माफ करना भाई, मजदूर पूरे हैं। अब मोहन पूरी तरह टूट चुका था। उसने गांव की सीमा पार कर ली और अकेला पगडंडी से वापस लौटने लगा। अब क्या करूं भगवान, मेहनत करने को तैयार हूं पर काम ही नहीं मिल रहा। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
उसे नहीं पता था कि इसी रास्ते पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ कुछ ही पलों में उसका इंतजार कर रहा है। मोहन थके कदमों से गांव की पगडंडी पर चला जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक खेत और झाड़ियां फैली हुई थीं। अचानक जमीन कांपने लगी। ये कैसी आवाज है? धूल का बड़ा सा गुबार उठा। सामने से भैंसों का एक बेकाबू झुंड पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। हे भगवान, इतनी सारी भैंसें, अब क्या करूं? कोई पेड़, कोई जगह है ही नहीं दिख रहा है। क्या करूं अब? भागने का समय नहीं था। तभी उसकी नजर पास की एक पुरानी अंधेरी गुफा पर पड़ी। बस यही रास्ता है। मोहन पूरी ताकत से दौड़ा और गुफा के अंदर घुस गया। कुछ ही पलों में भैंसों का झुंड गुफा के बाहर से गुजर गया। हे भगवान, आज तो जान बच गई। गुफा के अंदर ठंडक थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। धीरे धीरे मोहन की आंखें अंधेरे की आदी होने लगी। ये कैसी जगह है? लगता है बरसों से कोई यहाँ नहीं आया। तभी उसकी नजर गुफा के कोने में रखी एक पुरानी बांस की टोकरी पर पड़ी। यहाँ इस सुनसान गुफा में टोकरी? कोई सामान रखने के काम आ जाएगी। जैसे ही मोहन ने टोकरी की ओर हाथ बढ़ाया, रुको, इसे छूने की कोशिश मत करो। मोहन डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? कौन बोल रहा है? अचानक गुफा रोशनी से भर गई। धुएं के बीच से एक अद्भुत आकृति प्रकट हुई। वो था वनदेव जिन। डरो मत मानव, तुम सुरक्षित हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अनजाने में यहाँ आ गया। मैं सब जानता हूँ मोहन, तुम्हारा मन शुद्ध है, इसीलिए तुम इस गुफा में प्रवेश कर पाए। मोहन अवाक खड़ा था। उसे एहसास भी नहीं था कि जिस दिन वो काम की तलाश में निकला था, उसी दिन किस्मत उसे एक जादुई मोड़ देने वाली थी। गुफा के भीतर हल्की नीली रोशनी फैल गई थी। धुएं के बीच खड़ा वनदेव जिन किसी प्राचीन शक्ति जैसा प्रतीत हो रहा था। मोहन का हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा आश्चर्य और श्रद्धा थी। महाराज, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आया। भैंसों के झुंड से जान बचाने के लिए मुझे इस गुफा में शरण लेनी पड़ी। मैं जानता हूँ मोहन, इस गुफा में वही प्रवेश कर सकता है जिसका मन निर्मल और नीयत साफ हो। तो क्या मेरा मन साफ है? हाँ, तुम ईमानदार हो, मेहनती हो और दूसरों का हक नहीं मारते, इसीलिए ये गुफा तुम्हारे लिए खुली। वनदेव जिन धीरे धीरे उस टोकरी की ओर बढ़ा। टोकरी से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये कोई साधारण टोकरी नहीं, ये जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? हाँ, इसमें जो वस्तु एक बार रखी जाएगी, वही वस्तु बार बार इसमें प्रकट होगी। तो क्या इससे सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं? जिनका चेहरा गंभीर हो गया। ध्यान से सुनो मोहन, ये टोकरी लालचियों के लिए नहीं है। मैं वादा करता हूँ, मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। याद रखना, एक बार जो चीज इसमें डालोगे, उसी के अलावा कुछ और डालने की कोशिश मत करना। अगर किसी ने लालच किया तो उसका परिणाम उसे स्वयं भुगतना पड़ेगा। कुछ पल के लिए गुफा में सन्नाटा छा गया। मोहन की आंखों में अपने बच्चों का चेहरा तैर गया। महाराज, मैं इस टोकरी से किसी का हक नहीं छीनूंगा, बस अपने परिवार को सम्मान की जिंदगी देना चाहता हूँ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिन ने हाथ उठाया। टोकरी धीरे धीरे हवा में उठी और मोहन के पास आ गई। अब ये टोकरी तुम्हारी है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अचानक रोशनी तेज हो गई और अगले ही पल वनदेव जिन अदृश्य हो गया। गुफा में अब सिर्फ मोहन और जादुई टोकरी थी। गुफा से बाहर निकलते ही मोहन ने गहरी सांस ली। आसमान अब लालिमा से भर चुका था। सूरज ढल रहा था, लेकिन मोहन के दिल में पहली बार उजाला उतर आया था। कंधे पर जादुई टोकरी रखे वो तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ चला। क्या ये सच है या कोई सपना? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। भगवान ने सच में मेरी सुन ली। रास्ते में उसे वही खेत, वही पेड़ दिख रहे थे,
लेकिन आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसके कदमों में अब थकान नहीं, बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। गीता को सब बताना होगा, पर पहले खुद पूरी तरह समझ लूं कि इस टोकरी का सही इस्तेमाल कैसे करना है। गांव के बच्चे खेलते हुए उसकी ओर भागे। अरे मोहन काका आ गए। आज तो आप जल्दी लौट आए। हाँ बेटा, आज किस्मत थोड़ी जल्दी मेहरबान हो गई। मोहन अपने घर के सामने पहुंचा। गीता दरवाजे पर खड़ी रास्ते की ओर ही देख रही थी। आप इतनी जल्दी? आज काम नहीं मिला क्या? काम तो मिला गीता, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम रोज ढूंढते हैं। मतलब? मोहन धीरे धीरे अंदर आया। बच्चे भी पास आ गए। उसने टोकरी जमीन पर रख दी। ये टोकरी कहाँ से लाए? पहले बैठो। आज जो हुआ है वो साधारण नहीं है। बाबा, आप डर तो नहीं गए थे ना? नहीं बेटा, आज डर के बाद हिम्मत मिली है। मोहन ने एक एक कर भैंसों, गुफा और वनदेव जिन की पूरी कहानी सुना दी। गीता की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तो ये टोकरी जादुई है? हाँ, लेकिन जिन ने साफ कहा है, लालच नहीं करना। अगर ये सच है, तो हमारे बच्चों का भविष्य संभल जाएगा, पर ईमानदारी से। घर के उस छोटे से कमरे में आज पहली बार डर से ज्यादा उम्मीद की हवा बह रही थी। मोहन, गीता और बच्चे जादुई टोकरी को देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे अब उनकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी है। रात का सन्नाटा घर के अंदर छा गया था। दिए की हल्की रोशनी में जादुई टोकरी बीचों बीच रखी हुई थी। मोहन, गीता और दोनों बच्चे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई सपना हो जो कभी भी टूट सकता है। मोहन, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं, इसलिए कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। बाबा, अगर ये सच में जादुई है तो इसमें सोने का सिक्का डाल दें। नहीं बेटा, जिन ने साफ मना किया था, लालच नहीं। तो फिर क्या डालेंगे बाबा? मोहन कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों के सामने सेठ धनराज, अधूरी पगार और बच्चों की फीस घूम गई। हमें वही डालना चाहिए जो हमारे काम से जुड़ा हो। काम से जुड़ा? मतलब? लकड़ी। गीता को अचानक याद आया। आपको याद है, एक बार आप जंगल से चंदन की लकड़ी लाए थे। हाँ, उसे मैंने संभाल कर रखवाया था। वही सही रहेगी। उससे किसी का हक भी नहीं मरेगा और काम भी हमारा ही रहेगा। गीता अंदर गई और कपड़े में लिपटी चंदन की एक छोटी सी लकड़ी लेकर आई। हे भगवान, अगर ये आपकी मर्जी है तो हमारी मदद करना। मोहन ने कांपते हाथों से चंदन की लकड़ी जादुई टोकरी में रख दी। कुछ पल पूरे घर में सन्नाटा। बाबा, कुछ हुआ? अचानक टोकरी से हल्की सुनहरी रोशनी निकली और अगले ही पल टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। बाबा, देखो, इतनी सारी लकड़ियाँ। ये सच में चमत्कार है। नहीं गीता, ये ईमानदारी का फल है। मोहन ने धीरे से टोकरी बंद की। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी। हम इसे कभी गलत काम में नहीं लगाएंगे। हाँ, पहले बच्चों की फीस, फिर बाकी जरूरतें। और एक बात, हम ज्यादा लालच नहीं करेंगे। उस रात घर में काफी दिनों बाद सुकून की नींद आई, क्योंकि अब गरीबी के अंधेरे में उम्मीद का दिया जल चुका था। अगली सुबह गांव की गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। मोहन कंधे पर जादुई टोकरी रखे तेज कदमों से बाजार की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में डर भी था और एक नई उम्मीद भी। आज अगर सब ठीक रहा तो बच्चों की फीस भर जाएगी। बाजार पहुंचते ही चारों तरफ शोर शराबा, सब्जियों की आवाजें, घोड़ा गाड़ियों की खड़खड़ाहट और दुकानदारों की पुकार सुनाई देने लगी। मोहन एक कोने में रुका। उसने टोकरी खोली। जैसे ही चंदन की लकड़ियां दिखी, हवा में मीठी खुशबू फैल गई। अरे, इतनी शुद्ध चंदन की लकड़ी। हाँ साहब, बेचनी है। कहाँ से लाई? जंगल से मिली थी। मैं लकड़हारा हूँ। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। बड़े व्यापारी भी मोहन के पास आए। थोड़ा सस्ता लगाओ भाई। जितनी कीमत ठीक लगे उतनी ही दीजिए। तुम मोल भाव नहीं करोगे? मुझे मेहनत की कीमत चाहिए, लालच नहीं।
मोहन ने चंदन बाजार भाव से थोड़ा सस्ता बेच दिया। इससे ज्यादा लोग खरीदने लगे। भाई मुझे भी 2 लकड़ियां दे दो। मुझे 10 चाहिए। कुछ ही देर में टोकरी लगभग खाली हो गई। मोहन के हाथ में रुपयों की मोटी गड्डी थी। हे भगवान, इतने पैसे? तभी एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया, सेठ धनराज। मोहन, तू भी यहाँ? हाँ सेठ जी, आज लकड़ी बेचने आया था। इतनी चंदन की लकड़ी कहाँ से लाई? मेहनत से। सेठ धनराज के चेहरे पर ईर्ष्या साफ दिख रही थी। अगर चाहो तो मेरे साथ व्यापार कर सकते हो। धन्यवाद सेठ जी, लेकिन अब मैं खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। मोहन पैसे संभाल कर घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में अब डर नहीं, आत्मसम्मान की ताकत थी। सूरज ढलने लगा था। गांव की पगडंडी पर मोहन तेज कदमों से चल रहा था। उसके कंधे पर वही टोकरी थी, लेकिन अब वो खाली नहीं बल्कि उम्मीदों से भरी हुई थी। आज घर खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जैसे ही मोहन घर के पास पहुंचा, गीता दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे। इतनी देर क्यों हो गई? सब ठीक तो वे? हाँ गीता, आज सब बहुत ठीक है। मोहन ने धीरे से टोकरी नीचे रखी और उसमें से पैसों की गड्डी निकाली। ये इतने पैसे? बाबा, हम अमीर हो गए क्या? नहीं बेटा, हम इज्जत से जीने लायक बन गए हैं। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखेंगे। ये सब मेहनत और ईमानदारी का फल है। मोहन ने पैसों को गिना और अलग-अलग हिस्सों में रखा। सबसे पहले बच्चों की स्कूल फीस। और राशन भी खत्म हो रहा है। वो भी ले आएंगे, लेकिन याद रखना, लालच नहीं करेंगे। बच्चे खुशी से उछलने लगे। आज मीठा बनेगा? हाँ बेटी, आज गुड़ की खीर बनेगी। उस शाम छोटे से घर में बड़ी खुशियां लौटी। दिए की लौ पहले से ज्यादा तेज जल रही थी, लेकिन इस रोशनी को देखकर गांव में किसी की आंखें जलने वाली थीं। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर छा चुका था। सेठ धनराज अपने बड़े से हवेली के आंगन में बेचैनी से टहल रहा था। मोहन की मुस्कुराती हुई शक्ल उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। ईमानदारी और मेहनत हमेशा फल देती है।